वेलकम बच्चों, मैं आर.के. सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, अन्य वर्कशीट की भांति इस वर्कशीट में हम देखेंगे मैप वर्क। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 54, क्लास 10। ठीक है। और आज के हम टॉपिक में जानेंगे मुख्य पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। बच्चों, हम लोग जब पिछले वर्कशीटों में काम कर रहे थे तो उसमें हमने वायु मार्ग, जल मार्ग के बारे में जाना था। तो आप पीछे के वीडियो भी देखेंगे जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से संबंधित वायु मार्ग और जल मार्ग वाली जो वीडियो है, क्लासेस है, उसे भी देखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस वीडियो में भी हम लोगों ने इन पत्तनों के बारे में जाना था, इनकी विशेषताएं जानी थी, साथ ही साथ इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में भी जानकारी हासिल की थी। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख मुख्य पत्तन है, पत्तन को बंदरगाह भी कहा जाता है, आप जानते रहें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर्स में बंदरगाह शब्द लिखा जाता है, तो उसे भी जानें। इसे हम भारत के प्रमुख बंदरगाह या पत्तन कहेंगे, इंग्लिश में इसे हार्बर कहा जाता है। तो पत्तन वे जगह होते हैं जहां पर पानी की जहाज यानी शिप्स आकर के किनारे लगती हैं और लोड अनलोड होती हैं। यानी निश्चित तौर से ये है कि ये समुद्री का किनारा होता है। तो भारत इस मामले में बहुत धनी देश है, जिसका लगभग 3 साइड्स जो है वो समुद्र के किनारे से लगते हैं। यही कारण है कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें इन पत्तनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो भारत के प्रमुख पत्तन हैं, कुछ पत्तन जिसे पिछली बार हम लोग जाना भी था, पिछली वर्कशीट में आप देख लेना फिर से एक बार, ये कौन से नेचुरल पत्तन है, कौन से आर्टिफिशियल पत्तन है। तो उसमें पिछले वर्कशीट और वीडियो को आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं, उसमें चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि भारत के जो प्रमुख पत्तन हैं उनकी लोकेशन क्या है। मानचित्र पर देखेंगे कि उनकी लोकेशन क्या है। बच्चों, इस वर्कशीट से आप समझिए कि जो फाइनल पेपर में अवश्य ही 1 या 2 जरूर आएगा, क्योंकि अक्सर इनसे पूछता है लोकेट करने के लिए। स्थान दे देगा या आपको स्थान का नाम दे देगा पेपर में, और उसे मानचित्र पर डिनोट करना होता है, शो करना होता है, दर्शाना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इनको हम किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, हमने सबसे पहले आपको पहले भी बताया था कि हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये पत्तन किन राज्यों में स्थित हैं, इनकी लोकेशन क्या है। वो अगर हमें याद रहेगा तो हम आसानी से उन्हें लोकेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन मुख्य पत्तनों और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के राज्यों की स्थिति क्या है, किन राज्यों में स्थित हैं। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं भारत के मुख्य पत्तन। इन्हें हमने एक टेबल बना करके लिख लिया है कौन से किस राज्य में है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। कांडला किस राज्य में है? गुजरात। मुंबई महाराष्ट्र। मारमागावा गोवा। न्यू मंगलोर कर्नाटक। कोच्चि केरल। तूतीकोरिन तमिलनाडु। ठीक है। इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो चेन्नई, ये भी तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। पारादीप ओडिशा। हल्दिया पश्चिम बंगाल। तो बच्चों, आप इस टेबल को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे कि कौन सा पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो आइए अब दूसरा देखते हैं हम हवाई अड्डों के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में। तो बच्चों, वैसे तो हमारे देश में और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यही हैं, और इनको ही आपको इन्हीं में से कोई ना कोई मैप में पूछा जाएगा, इसलिए आप इनको खास तौर से ध्यान रखें। यहाँ हमने ये डिनोट किया है कि पत्तन का नाम, क्योंकि उनका नाम भी अलग अलग है और किस स्थान पर है और वो किस राज्य में है। जैसे पहला है राजा सांसी हवाई पत्तन। तो राजा सांसी हवाई पत्तन जो है अमृतसर में स्थित है, और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, इसे तो आप जानते ही होंगे, दिल्ली में है और राज्य का नाम भी दिल्ली है। छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पत्तन मुंबई में है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। मीनाम्बकम हवाई पत्तन चेन्नई में है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन, तो नेताजी कोलकाता के थे, पश्चिम बंगाल के, तो ये कहाँ है? कोलकाता, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राजीव गांधी हवाई पत्तन
ये हैदराबाद में स्थित है जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो इसे भी, इस टेबल को भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब आइए हम इन एयरपोर्ट्स और हार्बर्स को मैप पर देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। बच्चों, ये आपके पुस्तक से ही हमने ये मैप लिया है। तो इस मैप को अगर इसमें नहीं दिखे तो आप अपने पुस्तक की मदद ले सकते हैं। ये पुस्तक में ही आपके ये मैप दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले मुख्य पत्तन यानी बंदरगाह कहाँ कहाँ स्थित है। इसको हम जूम करते हैं और पास से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था बच्चों, देखो जो हमारा सीरियल से दिया हुआ है, इसमें जो हमारे वर्कशीट में जो पत्तनों के नाम दिए हैं वो यूं है। उसे आप यूं करके नीचे की तरफ से और ऐसे दर्शाए हुए हैं, यानी इधर की तरफ जाएगा और फिर ऐसे इधर की तरफ आकर के समाप्त हो जाएगा। तो ये सीरियल ही है। इसको आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला कांडला। तो कांडला हमने देखा था गुजरात में है। तो आप ऐसे अगर जहाँ ये निशान लगा हुआ है तो यहाँ आप देखेंगे ये कांडला स्थित है, लिखा है यहाँ पे कांडला। तो इसको आप अपने एक मैप पर डिनोट कर लेंगे, कांडला बंदरगाह। दूसरा था मुंबई, जो महाराष्ट्र में स्थित है और ये महाराष्ट्र है। तो इसका समुद्री किनारा यहाँ पर आप जानते हैं जो थोड़ा सा कटा भी हुआ है, ये हो गया मुंबई। इसके आगे बढ़ते हैं, मारमा गोवा। मारमा गोवा कहाँ मैंने बताया था, गोवा में। आप देखिए इसमें मारमा गोवा, ये गोवा, ये छोटा सा हिस्सा तो गोवा ही तो है, ये छोटा सा हिस्सा। तो ये गोवा में आप मारमा गांव को दर्शाएंगे। इसके बाद आता है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर देखिए आप कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पे है, देखिए एक स्थित है कर्नाटक में। तो ये हो गया न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर के बाद आया था कोच्चि। कोच्चि हमने बात की थी केरल में। तो ये पतला सा जो एरिया दिखता है ये केरल है। तो ये रहा कोच्चि, ठीक है। इसके बाद आया था तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो ये जो हिस्सा है ये तमिलनाडु का हिस्सा है। तो ये रहा तूतीकोरिन, यानी ये देखिएगा आप जो कन्याकुमारी है इसके पास स्थित है, इधर है। इसके बाद हमने देखा था चेन्नई। चेन्नई भी तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन आप देखेंगे कि ये तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में तूतीकोरिन स्थित है और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में बॉर्डर पे, मतलब ये तटवर्ती इलाके में चेन्नई स्थित है। चेन्नई को आप तो जान ही लीजिए क्योंकि ये अक्सर पूछता है। तो ये चेन्नई हो गया तमिलनाडु में। इसके बाद आता है विशाखापत्तनम। तो इन्हीं तटवर्ती इलाकों से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से यानी ऊपर के हिस्से में है वो है विशाखापत्तनम। इसके बाद आता है पारादीप। पारादीप इसके आगे बढ़ेंगे तो ये उड़ीसा है और उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में स्थित है पारादीप। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो एक और बचता है हमारा हल्दिया। तो हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो ये कोलकाता समुद्र से थोड़ा हटकर अंदर की तरफ स्थित है। तो समुद्र के जो तटवर्ती इलाका है यानी जो पोर्ट है वो हल्दिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी हल्दिया जगह पर स्थित है। तो ये रहा हल्दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक मैप लेकर के इन सारे पत्तनों को मैप में दर्शाएंगे और उन्हें प्रैक्टिस करके सीख लेंगे कि किस तरह से कौन सा पतन किस जगह पर स्थित है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं हवाई अड्डों के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो भारत में स्थित हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखे था हमने कि अमृतसर का राजा सांसी हवाई पत्तन को दर्शाते हैं। तो अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। पंजाब आप पहचानते हैं क्योंकि मैंने बताया था पहले ही कि राज्यों की प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। तो ये रहा पंजाब। तो पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है, जो ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है यहीं पर है अमृतसर। तो इस तरह से आप यहाँ पर अमृतसर देखेंगे, आप लिखा भी हुआ है कि अमृतसर राजा सांसी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा दिल्ली। दिल्ली को तो आप मैप पे पहचानते ही होंगे। ये उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा, ये राजस्थान और ये बीच में जो छोटा सा हिस्सा है ये दिल्ली है। तो देखिए यहाँ पर भी दिल्ली का दर्शाया हुआ है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा है मुंबई। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पत्तन। तो आइए अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, मुंबई देखते हैं। और ये रहा मुंबई, यहाँ पर भी देखिए
मुंबई चेन्नई कुछ जगहों को तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये रहा मुंबई का छत्रपति शिवाजी नेहरू हवाई पत्तन। इसके बाद आता है चेन्नई का मीनाम्बक्कम हवाई पत्तन। तो चेन्नई हमने पिछला बार भी देखा था, क्योंकि यह पत्तन भी है, बंदरगाह भी है और एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। तो ये रहा मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा चेन्नई। इसके बाद आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन कोलकाता। ये भी देखिए कोलकाता यहाँ स्थित है। ये जहाँ जहाँ ये हवाई जहाज का चित्र बना है यहीं पर वो स्थित है, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन। और छठा है हैदराबाद राजीव गांधी हवाई पत्तन। तो आप देखिए यहाँ पर ये हैदराबाद ये दर्शाया हुआ है, क्योंकि हैदराबाद अब तेलंगाना में आ चुका है जब से आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया है। तो ये तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो ये हैदराबाद यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप अपने एक मैप में लेकर के इन हवाई पत्तनों को दर्शाएंगे। तो बच्चों आप लोग इसे दो अलग अलग मैप में दर्शाना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए मैप निकालिए और इन स्थानों को मैप पर दर्शाइए, और उसे पिक लेकर के अपने सर जी को भेज दीजिए। साथ ही साथ जो हमने टेबल शेयर किया है आपके साथ, उसको भी कॉपी पर नोट करें और उसे याद करें। तो ऐसा करके आप आसानी से इन मैपों को परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी समझ विकसित कर सकते हैं कि कौन से स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज का सीएबी संदेश भी देख लेते हैं। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। बच्चों हम लोग हर वर्कशीट के लास्ट में, हर क्लास के लास्ट में ये चर्चा करते हैं कि हमें कोविड-19 से बचाव के लिए सारे प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। ऐसा करके हम खुद की भी सेवा करेंगे और पूरे समाज की भी सेवा करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि हम देश और समाज के लिए जितना कुछ हो सकता है उतना कुछ करें। तो हमें क्या करनी है, अपने हाथ को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना है। जब भी कोई संदिग्ध चीज़ें छुएं, बाहर जाएं आएँ, तो अपने हाथ को जरूर साफ करें। इसके साथ ही साथ हमें नियमित रूप से मास्क पहननी है और बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देखते हैं, आप टीवी में देख रहे होंगे कि बाजारों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो ऐसा करके वो अपना जीवन तो संकट में डाल ही रहे हैं, साथ साथ दूसरों को भी जीवन को संकट में डाल रहे हैं। तो ऐसा कभी ना करें और अपने आसपास के लोगों को इन चीज़ों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें कोई संकोच नहीं करना है। जब कोई मुश्किल चीज़ें होती है तो उसका डटकर सामना करने वाला देश समाज के जो लोग ही उस देश की ताकत बनते हैं। तो आइए हम सभी अपने देश की ताकत बने और कोरोना वायरस को दूर करने में अपना योगदान दें। ठीक है, तो चलिए आप इस वर्कशीट को भर करके और टेबल को लिख करके और समझ करके अपने सर जी को भी भेज दीजिए, ताकि वो भी चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।